हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है और ज्योग्राफी स्टार्ट की हूँ और ये हमारा 6th चैप्टर है। इससे पहले के मैंने आप लोगों को 5 चैप्टर करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था। एनसीईआरटी में पिछले चैप्टर को जोड़ जोड़ के आगे बताया जाता है। अगर आप लोग पिछले चैप्टर को नहीं देखिएगा तो आगे आपको परेशानी हो सकती है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन परेशानी हो सकती है। इसलिए आप पिछले चैप्टर को ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि बहुत दिन से क्लास मतलब अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं कुंभ गई थी और वहाँ से आने के बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा कि अभी भी थोड़ा बहुत है, खांसी हो गया था जिसकी वजह से मेरा आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तो इस चक्कर में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, वीडियो बना भी नहीं पा रही थी। लेकिन अब थोड़ा बहुत ठीक है तो सोचिए आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर पे काम करती हूँ। तो ये हमारा 6th चैप्टर है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे पहले के 5 चैप्टर हो गया, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको एक्स्ट्रा तो बताऊंगी ही इस चैप्टर का। आपको सबसे पहले मैं आपको निचोड़ बताऊंगी इस चैप्टर का कि आखिर इस चैप्टर में कहना क्या चाहता है। उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिकोड करके बताऊंगी। एक एक लाइन मतलब क्या होता है, इसमें जिस जिस चीज़ का जिक्र किया गया है उन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। आप बस मेरी बातों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। जो मतलब इस तरीके से शुरुआत करते हैं, मतलब पूरे शून्य से शुरुआत करते हैं, शून्य से शिखर तक, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी पे कितने तरह की गतियाँ होती है। पृथ्वी की गतियों, यहाँ पे लिख लेती हूँ, पृथ्वी की 1 मिनट। हैंड राइटिंग थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये हमारा फ़ोन है तो फ़ोन में हाथ से लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। पृथ्वी की गतियों, आप मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। मैं आपको समझाने का क्या प्रयास कर रही हूँ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करें तो पृथ्वी की 2 तरह की गतियाँ होती है। एक आंतरिक होती है और एक बाह्य होती है, बाहरी, जिसको बाह्य को बाहरी भी कहा जाता है। एक आंतरिक और एक बाह्य। और आंतरिक गति में आ जाता है, आंतरिक गति के बारे में लिखे तो इसमें आ जाता है भूकंप। 1 मिनट, थोड़ा सा लिखने में जो है ना प्रॉब्लम आ रही है, उसको अभी हम सही कर लेते हैं। पहला हो जाता है भूकंप और ज्वालामुखी ईटीसी कर लीजिए, ईटीसी। और इसमें और भी आती है, उन सारे चीज़ों पे आप डिस्कशन करूँगी। मैं बस आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश कर रही हूँ। और इसका एग्जांपल हो जाता है बाहरी का हो जाएगा इसमें अपर्दन। और अपर्दन क्या होता है इसको मैं समझाऊंगी। और दूसरा होता है निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण ये हो जाता है बाहरी गति पृथ्वी की। और आंतरिक गति हो जाती है भूकंप और ज्वालामुखी। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब ये अपर्दन क्या है, निक्षेपण क्या है, भूकंप क्या है और ज्वालामुखी क्या है, इन सारी चीज़ों पे मैं अच्छे से डिस्कशन करने वाली हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। तो मैं आपको एनसीईआरटी के बुक के साथ साथ समझाते हुए चलती हूँ, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी के बुक को देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से समझाने का कोशिश किया गया है और उसके बाद मैं समझाऊंगी अपने लैंग्वेज में, ठीक है। अब चलिए
यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। अब स्थल रूप क्या है, आपको तो यही नहीं पता होगा किसी किसी को स्थल रूप क्या है। अभी मैं आपको स्थल रूप के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पे 3 तरह के, मुख्य रूप से इस चैप्टर के अंदर 3 तरह के स्थल रूपों के बारे में आपको पढ़ना है। और वो कौन कौन सा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला है पर्वत, और दूसरा है मैदान, और तीसरा है पठार। इन 3 चीज़ के बारे में इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। इन चैप्टर में इन तीनों को अच्छे से बताया गया। मैं आपको अच्छे से विश्लेषण के साथ इसमें बताने वाली हूँ कि आपको इस तरीके से मैं बताऊंगी, आपको ज़िंदगी में कभी भी पर्वत के बारे में या फिर मैदान के बारे में या पठार के बारे में चीज़ों के बारे में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर इस तीनों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा गया तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम इसमें पर्वत के प्रकार भी पढ़ने वाले हैं, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश पर्वत, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पता चलेगा। मतलब ये सब बहुत हाई लेवल बीपीएससी तैयारी के लिए तो रामबाण है ये एनसीईआरटी का बुक, ठीक है। अब इस पे एक एक करके बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप देखेंगे पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, ये तो सब कोई जानता होगा। कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है। यहाँ पे जैसे दिखाया कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। सब तरह का जमीन होता है, मतलब समतल एक जैसा तो नहीं होता है स्थलमंडल, ठीक है। स्थलमंडल किसको कहते हैं, स्थलमंडल भूमि को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, मतलब धरती को कहते हैं। धरती, धरातल, स्थलमंडल इसी को कहा जाता है। और स्थल रूप का मतलब हो जाता है धरातल का रूप, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे गड्ढा, कहीं पे समतल, कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे धंसा हुआ, इसी को बोला जाता है स्थल। और इस चैप्टर में हम बेसिक तौर पे इसी सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि पर्वत क्या है, मैदान क्या है, पठार क्या है, नदी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। आपको ये चीज़ें तो पता होगी, लेकिन देखिए आपको ये चीज़ कहने का प्रयास कर रहा है एनसीईआरटी के बुक में कि आप जिस धरातल पे खड़े हैं या जिस धरातल पर बैठे हैं, जिस ज़मीन पे आप घर है, जिस पे आपका, वो धीरे धीरे गति कर रही है, लेकिन आपको इस गति का एहसास नहीं हो रहा है। क्यों आपको इस गति का इसीलिए एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि इसके साथ साथ, इस धरातल के साथ साथ हम भी गति कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करती हूँ, समझिएगा। अगर मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन अगर आप ट्रेन से बाहर देखिएगा किसी चीज़ को, खिड़की से बाहर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप गति कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठे ट्रेन के अंदर किसी चीज़ को देखिएगा तो आपको लगेगा यार ये तो स्थिर है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके सामने जो आदमी बैठा होगा वो भी स्थिर है, ट्रेन भी स्थिर है, लेकिन जब तक आप बाहर नहीं देख लेते हैं तब तक आपको ये ऐसा लगेगा कि आप स्थिर है। क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि ट्रेन के साथ साथ आप भी गति कर रहे हैं। जितनी स्पीड से ट्रेन गति कर रहे हैं उतनी स्पीड से आप भी गति कर रहे हैं, इसीलिए आपको एहसास नहीं होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में और क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं धंस जाती है। ये क्यों होता है? कहीं पे पृथ्वी का सतह ऊपर उठ जाता है या फिर कहीं पे धंस जाता है, क्यों होता है? ये हमारी पृथ्वी जो गति कर रही है, आंतरिक गति और बाह्य गति जो हो रहा है हमारे पृथ्वी के अंदर और बाहर, इसी कारण से हो रहा है कि पृथ्वी कहीं पे उठ जाती है, कहीं पे धंस जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि भूकंप हुआ तो वहाँ की धरातल एक दूसरे से हट गया। मतलब आपको सिंपली समझ लीजिए आप, क्या आपको पता होगा कि पृथ्वी के नीचे, धरातल के नीचे प्लेटें होती है जिसके अंदर जो है टकराव होते रहता है। और वो टकराव अगर मान लीजिए कि 2 प्लेटें हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करती हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये है एक प्लेट
ये है एक प्लेट, जैसे कि इंडिया जो है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे टिका हुआ है, वैसे ही पृथ्वी के नीचे ये प्लेट है, 2 प्लेट है। मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 2 प्लेटें हैं, ठीक है। अब ये इस दोनों प्लेटों में टकराव होने लगी, क्यों? क्योंकि इसके नीचे मैग्मा है, मैग्मा है, और ये मैग्मा जो है कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और ये जब बहुत अधिक ताप और दाब, टेम्परेचर भी अधिक और प्रेशर भी अधिक, ये दोनों जो है अगर बढ़ जाता है, उच्च ताप और उच्च दाब पर मैग्मा जो है बाहर की ओर गति करती है। जैसे कि मान लीजिए आप पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी गैस पे चढ़ा है गर्म करने के लिए, वो लिक्विड अवस्था में है, ठीक है, गर्म करने के लिए चढ़ा है। अगर वो उबलेगा तो कैसे होगा? ऊपर की ओर धक्का लगेगा, उबलेगा तो हिलेगा, बहुत तेज़ी से गति करेगा मैग्मा, उबलेगा और बाहर की तरफ गति करेगा। वो चाहेगा बाहर, मतलब अगर किसी चीज़ को ढक दीजिएगा, वो चाहेगा मैं बाहर निकलूँ। जैसे कि मान लीजिए चावल को ही बनाते हैं, तो उसका चावल का पानी जो है बाहर निकलने के लिए करता है, उबल जाता है। उसी तरीके से मैग्मा करता है, जब मैग्मा पे उच्च दाब और उच्च दाब पे गर्म हो जाता है, ऊपर की ओर धक्का देती है, ऊपर की ओर धक्का देती है, और ये मैग्मा जो है, इस मैग्मा को जब रास्ता मिलता है तो ये बाहर की ओर निकल के ऐसे लावा के रूप में निकलता है, लावा के रूप में। तो इससे जो है ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी पर्वत में तो इससे लावा निकलने लगता है। मैग्मा उच्च ताप और उच्च दाब पे जब ये हो जाता है लागू, तो फिर ये लावा की तरह थ्रू जो है कि पृथ्वी पे बाहर निकल आती है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। लेकिन जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराएगी, वो ज्वालामुखी पर्वत बनाया, ठीक है, लेकिन अगर ये प्लेट एक दूसरे से टकराएगी, मान लीजिए कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराई, तो इस जगह से फिर एक पर्वत का निर्माण होगा। अगर प्लेटें टकराए तो इस जगह पे वलित पर्वत का निर्माण होगा। ऐसा मान लीजिए प्लेट टकराई, इस जगह पे जो भूमि ऊपर उठ गई, भूमि ऊपर उठ गई, एक परत चढ़ा, फिर इस तरीके से उठते चला गया, उठते चला गया, इस तरीके से वलित पर्वत का निर्माण हो गया। जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत, ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। आपको पता चल गया कि पर्वत कैसे निर्मित होता है। अब देखिए, आपको ज्वालामुखी पर्वत समझ में आ गया, आपको जो है कि ज्वालामुखी पर्वत समझ में आ गया, और वलित पर्वत भी समझ में आ गया। आपको एक और पर्वत समझाने का कोशिश करती हूँ, और वो है हमारा भ्रंश पर्वत। पर्वत 3 टाइप का आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, ज्वालामुखी पर्वत और वलित पर्वत और भ्रंश पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत पढ़ लिए, भ्रंश मतलब और वलित पर्वत पढ़ लिए, और भ्रंश पर्वत देखिए। मान लीजिए कि ये दोनों प्लेटें हैं, प्लेटें होती है ये पता है। अब प्लेटें हैं ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएगी तो वलित पर्वत का निर्माण होगा, लेकिन हमेशा तो टकराएगी नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर भी हट सकती है। अगर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर भागी तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? इस जगह पे हो जाएगा क्या? इस जगह पे हो जाएगा गड्ढा, इस जगह पे हो जाएगा गड्ढा। क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। तो इस जगह पे जो गड्ढा हो जाएगा, ये दोनों जो है कि उठ गई और इस जगह धंस गया। इसी को कहा जाता है हस्ट, इसी को कहा जाता है, जो धंस गया उसी को कहा जाता है हस्ट। और जो उठा हुआ भाग हो गया, इसको भ्रंश पर्वत कहलाया। उठे हुए भाग भ्रंश पर्वत कहलाए, और जो धंस गया उसको हस्ट कहा जाता है। इसी को कहा जाता है भ्रंश पर्वत। समझ में आ गया? वलित पर्वत कैसे बनता है? जैसे 2 प्लेटें टकराई, उस जगह का जमीन ऊपर उठते चला गया, ऊपर उठते चला गया, तो हमारा वलित पर्वत बना। और 2 प्लेटें आपस में नहीं टकराया, एक दूसरे से दूर भाग गया, तो उस जगह पे जमीनें धंस गई। जमीनें जो धंस गई, आसपास का जगह उठ गया, उस जमीनें धंस गई, आसपास का जगह उठा हुआ प्रतीत होने लगा, उसी को भ्रंश पर्वत कहा जाता है। और दूसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत का मतलब है जब मैग्मा पृथ्वी के नीचे जो है मैग्मा पाया जाता है, उस पर उच्च ताप और उच्च दाब पे जब वो मैग्मा उबलता है, तो फिर वो जो है कि पृथ्वी के
सतह को तोड़ते हुए बाहर की ओर निकलता है, जिसके कारण मैग्मा जो है कि बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे वो मैग्मा ठंडा होता है। इस तरीके से वो ज्वालामुखी पर्वत बना लेता है। इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आएगा, डिटेल में दिया हुआ, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये आपको समझ में आ गया है। और यहाँ पे देखिए पहेली क्या कहना चाहती है, ये आपको तो पता है कि पहेली और वो जो आपको पूरा का पूरा ज्योग्राफी समझाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहने का कोशिश कर रहा है पहेली, उसको देख लेते हैं। पहाड़ी वह स्थल भाग है जो आसपास के भूमि से ऊंची उठी होती है। मतलब पहाड़ी का मतलब होता है आसपास की भूमि से ऊंचा उठा हुआ है, उसको पहाड़ी बोलेंगे। लेकिन शर्त ये है कि पहाड़ी का जो ऊंचाई है 600 मीटर से कम होता है। 600 मीटर से कम है तो वो पहाड़ी है, लेकिन अगर 600 मीटर से अधिक है तो वो पर्वत है। कैसे, अभी आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक है, एक मिनट, ये गलत हो गया। आपको अच्छे से समझाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी मैं। ठीक है, मान लीजिए ये है पहाड़ी। पहाड़ी इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये पहाड़ी है तो इसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई जो होगी इसकी इसकी जो ऊंचाई होगी 600 मीटर से। गति के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम बाह्य गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए बाह्य गति में क्या दिया गया है कि बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह घिस जाने को अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा उनका पुनः निर्माण हो जाता है। अपर्दन का मतलब होता है किसी को काटना। काटता कैसे है, काटता है जैसे कि हवा के थ्रू, नदी के थ्रू, पानी के थ्रू, बर्फ के थ्रू, इस तरीके से प्रकृति काटती है, उसको समाप्त भी करती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा उसे फिर से निर्मित कर देती है। यही हमारा प्रकृति का नियम है। जैसे कि मान लीजिए पहाड़ है, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हवा के बारे में, हवा किस तरीके से अपवर्तन और निक्षेपण करती है आपको समझाने का कोशिश कर। जैसे ये मान लीजिए बालू का टीला है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। ये मान लीजिए बालू का टीला है, यहाँ से हवा आई, मान लीजिए यहाँ से हवा आई, तो वो क्या करेगी, हवा स्पीड है, और मान लीजिए यहाँ पे आते आते हवा स्लो हो गई, धीमी हो गई इसकी हवा की रफ्तार, तो क्या होगी, यहाँ पे जमा कर देगी बालू, यहाँ पे जमा कर देगी, यहाँ से उड़ाई, यहाँ पे जमा कर दी, तो ये मतलब ये नीचे होते चले जाएगा, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे निर्मित हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे अपर्दन, इसको बोलेंगे अपर्दन और इसको बोलेंगे निक्षेपण। इसको बोलेंगे अपर्दन और इसको बोलेंगे निक्षेपण, क्योंकि एक जगह से उड़ाया और यहाँ पे आके निर्मित कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको ये तो हवा के थ्रू हो गया। नदी के थ्रू का मतलब है, नदी के थ्रू भी होता है। जैसे कि पानी आ रही है मिट्टी को काटते हुए आगे बढ़ेगा, मिट्टी को काटते काकर पत्थर को लेते हुए आगे बढ़ा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे फिर नदी की धाराएं बढ़ जाती है, जहाँ पे नदी की धाराओं की गति धीमी पड़ जाती है, वहाँ पे क्या करती है नदी, वहाँ पे अवसाद को जमा कर देती है, तो उस जगह पे निक्षेपण, उसको बोलेंगे निक्षेपण। जहाँ पे जमा क्या हो, निक्षेपण, जहाँ से काट रही है उसको अपर्दन बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, निक्षेपण और अपर्दन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे बेहतर से बेहतरीन कंटेंट लाते रहें और आपको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आपको एक चैप्टर समझाने के पीछे हमारे कई घंटों का मेहनत रहता है। कई घंटे मैं पढ़ के आपको पढ़ाने का कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे मेहनत को ज़रूर सार्थक कीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बातें तो होती ही रहेगी। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जल, वायु और बर्फ द्वारा होती है। ये तो आपको बता चुकी हूँ। विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। और इन तीनों चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बहुत डिटेल से दिया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले पर्वत को पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा है पहले पर्वत।
अब पर्वत के बारे में एनसीईआरटी के बुक में क्या कहा गया उसको समझ लेते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, ये आपको पहले बता चुकी हूँ पर्वत के बारे में। आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका 600 मीटर से अधिक होता है, अधिक कितना भी हो सकता है। जिससे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती चली ठंडी हो, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे जलवायु ठंडी होने का मतलब है, इसीलिए तो पर्वत पे जो है कि बर्फ का चादरें आपको देखने को मिलती है। जैसे कि हिमालय के ऊपर क्या है, बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाइएगा तो वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो है कि वहाँ के पानी जो है बर्फ़ जो हमारे वाष्पित होकर पानी जो वायुमंडल में चली जाती है वो ठंडा होकर बर्फ़ के रूप में बदल जाती है। क्योंकि वहाँ पे जो है कि टेम्परेचर कम हो जाता है और वो पानी जो है हमारा बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और वही हमारा बर्फ़ है पहाड़ों पर। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियों, जिसे हम हिमानी कहते हैं, हमेशा जमी रहती है। हिमालय पर्वत पे एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, वहाँ पे हमेशा बर्फ की मोटी मोटी चादरें जमी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है। वहाँ पे बर्फ का जो मतलब जल का जो फॉर्म है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पानी को अगर हम ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। वही इसमें कहने का कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है, जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। ऑफकोर्स है, प्रशांत महासागर में बहुत मतलब जैसे आप हिमालय पर्वत, जैसे कि सबसे ऊंचे पर्वत क्या है, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, उससे भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हमारे समुद्र के नीचे है। पर्वत श्रृंखला भी है समुद्र के नीचे, जिसे कटक कहते हैं। वो हम लोगों को दिखाई नहीं देता क्योंकि वो पानी के नीचे है। अब देखिए आगे। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कठोर जलवायु कहने का मतलब है अगर वहाँ पे ठंड है तो बहुत अधिक ठंड है, गर्मी है तो बहुत अधिक गर्मी है, इसलिए उसको कठोर जलवायु कहा जाता है। वहाँ पे जीवन संभव नहीं है और वहाँ पे सांस लेने में परेशानी होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायु का घनत्व कम होते जाता है, इसीलिए वहाँ पे हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। पर्वतारोही इसीलिए सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि उसको सांस लेने में परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखिए आगे। खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि नहीं है। कमी होता है कृषि योग्य भूमि में, वहाँ पे कृषि नहीं कर पाए, मतलब खेती नहीं कर पाइएगा। पर्वत पे खेती कर पाइएगा क्या? क्योंकि वो बहुत खड़ी ढाल वाली होती है, कठोर जलवायु भी होती है, वहाँ पे खेती भी संभव नहीं है। उसके उस मौसम के अनुकूल जो चीज़ें होगी वही चीज़ वहाँ पे उगेगा। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होता है, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ये आपको तो समझा चुकी हूँ श्रृंखला, और यही एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाने का, ये हमारा हिमालय है और ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। हिमालय जो है वलित पर्वत कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटों के टकराने से जो है उठ रही है यहाँ की ज़मीन, इसलिए दिन प्रतिदिन हिमालय की जो ऊंचाई है बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेटें टकराते जा रही है और वहाँ की भूमि उठते जा रही है। वही एनसीईआरटी के बुक में समझाने का कोशिश किया गया है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे है कि बहुत से पर्वत तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। हिमालय, अल्पास तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखला हैं। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, VVI कर लीजिए इसको, जितना VVI कीजिएगा उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है BPSC TRE में, ये टीचर भर्ती जो आया था। हिमालय जिसे पूछा गया था अल्पास, मान लीजिए आपसे पूछ लेगा अल्पास कहाँ की पर्वत श्रृंखला है, तो आप क्या बोलेगा? यूरोप की। और पूछ लेगा एंडीज कहाँ की पर्वत श्रृंखला है, तो आप क्या बोलेगा? दक्षिण अमेरिका की। इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। पर्वत 3 प्रकार की होती है, वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। इन तीनों पर्वत के बारे में मैं शुरू में ही डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है,
अब देखते हैं एनसीईआरटी के बुक में इस तीनों पर्वत के बारे में किस तरीके से समझाया गया है, उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिमालय तथा अल्पास वलित पर्वत है। एग्जाम्पल के थ्रू आप याद रख सकते हैं, हिमालय और अल्पास वलित पर्वत है। वलित पर्वत मतलब प्लेटों के टकराने से जो बनता है, इतना ही याद रखिएगा बस। जिनकी सतह उबड़ खाबड़ है तथा शिखर शंकु आकार है। भारत की अरावली पर्वत जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। अरावली जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। ये वलित पर्वत का उदाहरण है, लेकिन ये जो है धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। क्यों पता है क्यों? और आप ही लोग बताइएगा कि अरावली पर्वत की ऊंचाई जो है दिन प्रतिदिन कम क्यों होती जा रही है? क्योंकि ये वलित पर्वत है, लेकिन फिर भी इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है आप लोग कमेंट में बताइएगा। इस चीज़ को आप होमवर्क के रूप में ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। देखिए इसमें एनसीईआरटी में बता ही दिया कि आपको बताई हूँ ना, अपर्दन हवा के थ्रू जो है उसका घिस रहा है धीरे धीरे अरावली पर्वत। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराना पर्वत है और बहुत दिन से ये घिस रहा है। ऐसा नहीं हवा से जो है पूरा का पूरा चट्टान एक ही दिन में घिस जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये बहुत पुराना है, ये हवा के थ्रू धीरे धीरे घिस रही है, हवा से, जल से, हर तरह से, इसीलिए इसकी ऊंचाई कम हो रही है। उत्तर अमेरिका के अप्लेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। देखिए यहाँ पे अप्लेशियन पर्वत और यूराल पर्वत का एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बुक में देने का मतलब है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत पुराना पर्वत है, अप्लेशियन और यूराल। ये अपर्दन के कारण इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। आपको तो बताई हूँ कि जब टूट जाता है मतलब पर्वत अगर हट जाएगा तो वह भ्रंश घाटी का निर्माण ले लेता है, उसी को भ्रंश पर्वत कहा जाता है, ठीक है। ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड इसको बोला जाता है, उत्खंड। और टूटे हुए भाग धंस जाते हैं और उसे हस्ट कहा जाता है। इसको द्रोणिका को हस्ट भी कहा जाता है, ग्रोवेन भी बोला जाता है, ठीक है। यूरोप की राइन घाटी तथा वोसेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र की इनकी स्थिति का पता लगाइए और भू आकृतियों के कुछ उदाहरणों का पता लगाइए। और देखिए यहाँ पे दिया गया है, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियम इस तरह के पर्वत के उदाहरण है। किस तरह के? ज्वालामुखी पर्वत के। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए। अब आगे देखिए, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार भी होते हैं। संग्रहागार का मतलब होता है संग्रह करता है पर्वत, जल के संग्रहागार बोला जाता है पर्वत को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, पहली बोल रही है, आपको समझाने का कोशिश कर रही है पहली। ये आप ध्यान दीजिएगा। प्रशांत महासागर में स्थित मानकी द्वीप हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। आपको बोले थे ना कि समुद्र में भी जो है कि हमारे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। अब देखिए माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट पे क्या है उसको देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पर्वत जल के संग्रहागार है, ये तो पता चल गया। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वत एवं हिमालयों में होता है। क्यों होता है स्रोत? क्योंकि ऊपर जैसे जैसे पर्वत पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है और वहाँ पे बर्फ के रूप में पाए जाते हैं पानी, और वही जो है पानी धीरे धीरे पिघल के नदी के रूप में हमारी धरातल पे, हमारी सतह पे, हमारी भूमि पे आते रहते हैं। कोई ये मत बोलना कि ये भगवान का देन है कि हमारे पहाड़ से पानी निकलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
हमारा जो बारिश होती है वही पानी वहाँ पे बर्फ़ के रूप में पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम है, वहाँ पे बर्फ़ के रूप में पाया जाता है और समय समय पे वही पिघल पिघल के नदी के फॉर्म में नीचे आती है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पन बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि भी उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पादों जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। ये सब पता है कि पर्वतों पे जो है कि हमारे इन सारी चीज़ों का खेती किया जाता है। वहाँ पे जीव जंतु भी पाए जाते हैं लेकिन कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो वातावरण है थोड़ा रहने योग्य नहीं है। ठीक है, और बोल रहा है सैलानियों के लिए पर्वत भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। सैलानियों होता है एक तरह का जो कि प्रकृति के मतलब वहाँ पे चढ़ाई वगैरह करता है और घूम घूम के देखता है, वही बोल रहा है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा साइकिलिंग पर्वतों के लिए प्रचलित खेल है और ये खेल पहाड़ों पे होते हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल होते हैं? आप बता सकते हैं कुछ ऐसे स्थानों के? हाँ, होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पर्वत है, पर्वतों पे ही ये सारी खेल होते हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर्स राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें खेल पहाड़ों पे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे भी होता है। आप लोग पता कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए यहाँ पे मैग्मा जो ऊपर उठी तो ये लावा के रूप में बाहर निकलता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक पाइप इधर से जो है कि बाहर निकलता है क्या? मैग्मा। और ऊपर से जो है राख, ऊपर से राख और जो है कि इससे गैस, राख प्लस गैस बाहर निकलता है ऊपर से, राख प्लस गैस। और जो है कि ये हमारा हो गया ये पाइप, इसके थ्रू ऊपर से गैस और राख निकलता है, यहाँ से मैग्मा बाहर निकलती है। आपको शायद धुंधला दिखाई दे रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ लिखा है ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा के परतों के जमने से होता है। मतलब ये जो ज्वालामुखी जो ये ऐसे करके निकला, ठीक है, और ये जम गया, इसी से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये रहा ज्वालामुखी पर्वत का यहाँ से मुँह रहा, ये मुहाना, इसी से बाहर निकलता है लावा। ठीक है, आई होप कि आपको ज्वालामुखी पर्वत समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा पठार है। अब पठार क्या होता है आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाने। जैसे कि मान लीजिए ये है, ऊपर से सपाट होगा और ये ऐसे होगा, मतलब आसपास की भूमि से उठा हुआ तो होगा लेकिन ऊपर में सपाट होगा, इसे ही पठार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से कम ही होगी, 600 मीटर से अधिक नहीं होगी, मतलब 6000 मीटर। इसकी ऊंचाई जो है 4000 से 6000 मीटर तक होती है धरातल से, उसी को पठार बोले, मतलब ऊपर में समतल हो, ऐसे सपाट जिसको बोलते हैं। अब देखिए ये तो बेसिक चीज़ें है। अब एनसीईआरटी की बुक में देखते हैं कि क्या कहा गया है। ठीक है, पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है, इसके आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान होती है। मेज एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए, मेज भी तो ऊपर से सपाट की तरह होता है, समतल होता है, वो इसमें समझाने का कोशिश किया गया है। पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने होते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, दक्कन का पठार, भारत का दक्कन का पठार है, ये जो है सबसे पुराना पठार है भारत का, विश्व का नहीं बोल रहे हैं, भारत का दक्कन का पठार पुराना है। अब पूछ लिया जाएगा दक्कन का पठार कहाँ है, तो आप बोल दीजिएगा भारत में। ये क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, केन्या, तंजानिया और युगांडा
का पूर्वी अफ्रीका पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। कुछ एग्जाम्पल में भी दिया गया है, जैसे अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। VVI, जितने बार VVI कीजिएगा उतना कम है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये हमारा VVI। पूछ लेगा सब दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। दक्कन का पठार नहीं, दक्कन का पठार तो भारत में है। पूछेगा दक्कन का पठार कहाँ है तो बोलिएगा भारत में। लेकिन सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो बोलिएगा तिब्बत का पठार। ठीक है, अब देखिए आगे। जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक होती है, तक है। किसकी? तिब्बत का पठार का ऊंचाई 6000 से 6000 मीटर तक है। सोचिए कितना ऊंचा पठार है। खनिजों की प्रचुरता होती है, यही कारण है कि विश्व के सबसे बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। पठारों में क्या है? खनन होता है। यहाँ पे जो है खनिज पाए जाते हैं। खनिज जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला वगैरह वगैरह सारे खनिज पठारों में और पहाड़ों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना समझिए आप लोग। अब देखिए आगे। अफ्रीका का पठार सेना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अफ्रीका का पठार, सॉरी ये क्या, एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सोचिए वहाँ पे अफ्रीका में सोना और हीरा का खनन होता है। वहाँ के पठारों में सोना और हीरा पाया जाता है। सोचिए कि अगर हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, अगर हमको वो मतलब मिल जाए जहाँ पे हीरा और सोना, सोचिए कितना मज़ा आएगा। सबसे अमीर होंगे, अंबानी से भी ज़्यादा अमीर लेकिन ऐसा नहीं है, वो सरकारी हो जाता है मिलने के बाद। अब देखिए आगे। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा एवं कोयला मैग्नीज के लिए बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत का छोटा नागपुर पठार कोयला, लोहा और मैग्नीज के लिए बहुत बड़े भंडार है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यह नदियों ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडुंग जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण है। देखिए पठार पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे ये मान लीजिए ये हमारा नदी, और ये दूसरे कलर से करती हूँ रिप्रेजेंट। यहाँ से ये पठार है हमारा। ठीक है, ये हमारा पठार है, ये हमारा पठार है। ठीक है, ये हमारा पठार है। लेकिन अगर इतने ऊंचाई से अगर इतने ऊंचाई से गिरेगा हमारा पानी तो कैसे झरना की तरह दिखाई देगा। वही बोल रहा है, वही उसी को जलप्रपात कहा जाता है। और ये जलप्रपात आप जरूर याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडुंग जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात, ये बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है, खेती के लिए काफ़ी अच्छी है। कई पठारों में रमणीय स्थल भी पाए जाते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। अब हमारा आ गया मैदान। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एनसीईआरटी के बुक में क्या कहा जा रहा है। मैदान दरअसल होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, समतल भाग मैदान कहलाता है। अब एनसीईआरटी के बुक में क्या कहा गया मैदान के बारे में, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए हम मैदान समतल भूमि के बहुत बड़ा भाग है। सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिला और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। मैदान जो है नदियों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि गंगा का मैदान, कोसी का मैदान, इस तरीके से ब्रह्मपुत्र मैदान, इस तरीके से बोला जाता है ना, नदियों द्वारा बनाया जाता है क्या मैदान, वही इसमें बोल रहा है। पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। इतना समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए। अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाते हैं, इन्हें ढोए जाते हैं और जैसे
पत्थर, बालू, सिल्ट आदि घाटों में निक्षेपित कर देते हैं। इन्हें निक्षेपणों से मैदान का निर्माण होता है। आपको बताइए ना, पानी, हवा, इससे निक्षेपण और अपरदन होते रहता है। इसी तरीके से, इसी प्रक्रिया के द्वारा मैदान का निर्माण करती है नदी। ठीक है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। ये परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में योंगेस नदी का मैदान प्रमुख उदाहरण है। ये एग्जाम्पल बहुत जरूर याद रखिएगा। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सबसे बड़ा मैदान है भारत में, और चीन में है योंगेस नदी का मैदान। ठीक है। मैदान का निर्माण दरअसल होता है, आपको एनसीईआरटी की बुक में कहा गया है, नदी द्वारा अवक्षेपण और निक्षेपण की प्रक्रिया के दौरान, मतलब अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा मैदान का निर्माण होता है। ठीक है। और ये जो है बहुत उपजाऊ भूमि होती है मैदान। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनने तथा खेती के लिए समतल भूमि के प्रचुर। अब आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। गंगा का मैदान, मतलब भारत में जो गंगा का मैदान है ना, उसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। वही इसमें समझाने का कोशिश किया गया है। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब देखिए, स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप में किस तरह से लोग रहते हैं वो इसमें बताने की कोशिश किया गया। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन यापन क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें, अब आगे देखिए यहाँ पे फसल उगाया जा रहा है। ये मैदानों पे वही दिखाने की कोशिश किया, मैदानों में फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, फसलें उगाना, घर बनाना तथा सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। ये तो सबको पता होगा। और ये क्यों? ये पर्वत पहाड़ों पे जो है कि जलवायु एक समान, मतलब अनुकूलन परिस्थिति नहीं रहता, अनुकूल रहने योग्य नहीं रहता है। इसीलिए वहाँ पे कभी आंधी, कभी तूफान, कभी हवा, कहीं पे धूप, कहीं पे गर्मी, ये कहीं पे बहुत अधिक ठंडी, इसीलिए। ठीक है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में रहने वाले लोग रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होते हैं। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? आप कुछ बता सकते हैं? जैसे पहाड़ पे रहेगा तो उसको वहाँ पे ठंड रहती है तो वहाँ पे स्वेटर वेटर ये सारी चीज़ें गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैदान पे रहते हैं तो वहाँ पे हर तरह के मौसम रहते हैं, तो फिर वहाँ पे अलग तरीके के कपड़े, अलग तरीके से रहन सहन होगा। ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाशक होते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। ठीक है। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल का उपयोग ला सकते हैं, इनका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं। अब देखिए, प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी स्थान या पानी में फेंक देते हैं। ये हम ही लोग करते हैं, गंदा करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर हम घर में बना लेते हैं, जहाँ पे बंजर मिट्टी रहती है वहाँ पे फसल उगाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमें नुकसान होता है। वो इसमें कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी में कचरे को नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें गंदा कर देते हैं। हम प्रकृति के महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाले प्रयोग के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। क्योंकि अगर एक बार गंदगी फैल गया तो उसको साफ करना कितना कठिन होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अगर पानी को गंदा करेंगे तो पीने योग्य पानी नहीं बचेगा, तो आने वाली पीढ़ी क्या पिएगी, वही इसमें बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पहले क्या कहना चाहती है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु और स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है। आपको चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मस्तिष्क का विकास होता है। वही इसमें कहने का कोशिश कर रहा है कि हमारे आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। आप अपने भावी आने वाले पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना चाहिए, उसे गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। वही इसमें बताने की कोशिश किया गया है स्थल रूपों के बारे में, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ भी जो है कि
यहाँ पे स्थल रूपों के बारे में ही बताया गया है। इसमें कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं पहाड़ों पे, पानी में, मैदानों में, वही सारी चीज़ें बताया गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब हमारा आ गया अभ्यास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर को भी करते हैं। मैं किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, आपको किसी भी तरह का परेशानी हो ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए मैं चैप्टर के साथ साथ मैं आपको उसका अभ्यास भी करवाती हूँ। उसके क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक भी क्वेश्चन आंसर को नहीं छोड़ती हूँ। देखिए, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। पहला है कि प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। आपको पता है, आप तो अच्छे से पढ़े। पर्वत, पठार, मैदान, 3 स्थल रूप है कि नहीं, प्रमुख है ये, मतलब मेन प्रमुख का मतलब मेन स्थल रूप कौन सा है, पर्वत, पठार, मैदान। और दूसरा है पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। पर्वत की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है, और पठार जो होता है कि ये ऊपर से ऊंची होती है और इसे ऊपर से सपाट होता है, इसका ज़मीन समतल होता है। पर्वत जो है 600 मीटर से अधिक ऊंचा होता है और ये खड़ी ढाल वाली होती है। इसके सतह जो है चौड़ा होता है, शिखर संकरा होता है, इसे पर्वत कहते हैं। और बोल रहा है पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। वलित पर्वत, भरनशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ये तो आपको अच्छे से बताई हूँ मैं डिटेल में, बुक के, एनसीईआरटी बुक के थ्रू भी और अपने से भी ऐड करके। अब चौथा देखिए, मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। पानी के लिए नदियों से जो हमें मिलता है, और जो है कि इससे हमें खनिज सब भी प्राप्त होते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। नदी के थ्रू पानी भी समय समय पे हमको मिलता रहता है। ठीक है। अब 5वां देखिए, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। नदियों द्वारा होता है, और नदियों द्वारा निर्मित मैदान संघा जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यहाँ पर लोग जो है खेती के लिए अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, साथ साथ अपनी ज़रूरतें भी पूरा कर सकती है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जीने योग्य वातावरण नहीं होता है। उसके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको बार बार नीचे ऊपर करना पड़ेगा। उसकी ज़रूरतें सिर्फ पहाड़ों पे पूर्ति नहीं होगी, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे पर्वत पठारों से भिन्न होती है। क्यों? कैसे? यहाँ होगा कि ढाल हो जाएगा। यहाँ पे हिमानी कहाँ पाई जाती है। पर्वतों पर। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है। मैं बोली थी ना, ये VVI है। देखिए एनसीईआरटी बुक में भी पूछा गया है, ये भारत में है दक्कन का पठार। योंगेत्स नदी कहाँ पर है, कहाँ पर बहती है योंगेत्स नदी। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट में बताएगा योंगेत्स नदी कहाँ पर बहती है। ये आपको अच्छे से बताई हूँ चैप्टर में, आप लोग बताइएगा ज़रूर। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हो। यूरोप की एक सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ये दोनों आप होमवर्क के थ्रू ले लीजिए, ये दोनों आप होमवर्क में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं टिक कर देती हूँ। ये और ये आपका HW है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अब देखिए, हाँ लेते हैं 3 नंबर का। ठीक है, ये हमारा लास्ट है, इसको भी बता देती हूँ, किसी भी क्वेश्चन को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। ठीक है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं। मैदान कहते हैं, ये होगा मैदान कहते हैं। और दूसरा है हिमालय एवं अल्पास पर्वतों के उदाहरण है, वलित पर्वत के उदाहरण है। और तीसरा बोल रहा है देश क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। पठारों में जो है कि खनिजों की प्रचुरता होती है। और 4th बोल रहा है देश पर्वतों का एक क्रम है, पर्वत श्रृंखला। बताई हूँ ना, जब एक से अधिक पर्वत एक श्रृंखला में जुड़ा हो तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और 5वां एवं लास्ट बोल रहा है कि देश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। मैदान का क्षेत्र, जो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भारत में स्थित है। ये था आपका क्वेश्चन और आंसर, और मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताई हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके लिए अगर ये थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा ऐसा ही वीडियो आते रहेगा आपके लिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में मिला है, इसको मत भूलिएगा, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा।
इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मैं कमेंट चेक करती हूँ कौन कौन करता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ऐसे ही हमारा साथ दीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। और हमारा ये वादा है आपसे कि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया, किसी भी एग्ज़ाम में तो समझ जाइए आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा हमसे पढ़ने के बाद। मेरा ये पूरा वादा है आपसे। ठीक है, थैंक यू।